दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट रहेगा। चेक करिए कि आज के इस टेस्ट में कितना स्कोर आप कर पाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। क्लासेस का टाइम शाम 4 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे और 9 बजे। तो इन क्लासेस में आप जरूर आएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? कहने का मतलब ये है कि जो मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य है उसमें जो भारत की भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रेख्ता, दूहा, जबान या फिर हिंदी? तो जबान शब्द का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर? खालिक बारी जो है ये अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जायसी, खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु? तो अमीर खुसरो अभीष्ट उत्तर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी का उद्भव किस प्रकार से हुआ? सबसे पहले पाली भाषा, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, फिर हिंदी। तो यहाँ पे उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए। 5वां प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गया। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या फिर राहुल सांकृत्यायन? 6ठा प्रश्न आपके सामने, उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट? तो अपभ्रंश से निकल करके आती है अवहट्ट, जैसा कि आपने यहां पे पढ़ा। अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट और उसके पहले पूछ ले तो प्राकृत। ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस। सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी? सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या फिर प्राकृत काल? संक्रांति काल कहा जाता है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपाद, स्वयंभू, राजामुंज या फिर पुष्पदंत? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया? राजामुंज को माना गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? किस रूप से हुआ है? तो पैसाची, ठीक है। पंजाबी का विकास पैसाची अपभ्रंश के रूप से हुआ है, तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? 13वां प्रश्न। सही जवाब होगा ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती? प्रश्न संख्या 14 आंसर होगा पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी। सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये भाषाएं सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सिंधी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है? किस प्रकार के अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16। सिंधी भाषा का उद्भव
ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न संख्या 17। अर्धमागधी से हुआ है अवधि का उद्भव। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप या फिर भारत मित्र? उत्तर होगा यहां पे भारत मित्र के साथ ऑप्शन नंबर डी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई या स्थापना वर्ष क्या है? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी इसमें शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता? तो प्रश्न संख्या 23 आपके सामने, आपने इसका उत्तर जाना। कलकत्ता में स्थापना हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया? 1900, 1903, 1906, 1909? 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होगा गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को, तभी से हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? क्वेश्चन नंबर 27। तो उत्तर होगा यहां पे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 से यहां पे भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आर्टिकल 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। इनमें से किसको संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? प्रश्न संख्या 30। तो ब्रज भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961, 1960, 1965, 1963? 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी जो है ये पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 5, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां ये हिंदी बिहारी से संबंधित हैं।
गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति का नाम आता है यहां पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? क्वेश्चन नंबर 41। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास वाला वीडियो नहीं देखा है, नीचे कमेंट बॉक्स या ऊपर आई बटन चेक करें। यहाँ पे एक आई कार्ड रहता है, इसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर होगा ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? तो कवितावली ब्रजभाषा में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। खड़ी बोली कहां बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। उत्तर होगा यहां पे मेरठ के साथ। ऑप्शन नंबर सी। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदी हिंदुस्तानी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? उत्तर होगा बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ सौरसैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? 50वां प्रश्न। तो ब्रजभाषा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के लिंक भी बनकर के आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं।